इसमें एग्ज़ाम देना है तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हर के 2 के पावर यम गुणे 5 के पावर आपका यन रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि 1458 बटा 1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो यह जो है आपका पहला चैप्टर का एक क्वेश्चन है। तो 1 है, 2, 3, 4 दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा। तो सबसे पहले 1458 को 1458 और 1250 को यहाँ नोट कर लेंगे और 1250 में इसमें भाग करेंगे। तो 1250 में 1458 को जब भाग करेंगे तो उत्तर आएगा 1.1664 आपको आएगा। भाग दे करके आप लोग चेक कर लीजिएगा कि 1250 से 1458 में जब भाग करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 1.1664 आएगा। तो यहाँ दशमलव गिन लेंगे कितने स्थान तक है, 1, 2, 3, 4, 4 स्थान दशमलव है तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका 4 स्थान पर आपका दशमलव प्रसार है। तो इसमें विकल्प जो होगा चौथा जो है सही होगा 4। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। लिखा चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक होंगे। अब यह चित्र को देख लीजिए और इस ग्राफ के द्वारा आपको बताना है कि बहुपद में शून्यक की कितनी संख्या है। यहाँ दिया है आपका 1, यहाँ दिया 2, यहाँ दिया 3 और यहाँ दिया 4। तो यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष को कितने बिंदु पे काटा, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 4 आपका स्थान पे कटा हुआ है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 4 होगा। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, 4 होगा। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है सही है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज आपका DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा आपका EF बराबर AC बटा DEF बराबर 4/9। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का मान होगा। 4 विकल्प दिया गया है, 4/9, 9/16, 9/4 है, 16/81, 81/16 आपको दिया गया। इसमें 4 ऑप्शन। अब इस पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और तब उसके बाद से पता किया जाएगा इसमें ऑप्शन कौन सा सही है। तो इसमें त्रिभुज पर बना लेंगे, त्रिभुज ABC और यहाँ त्रिभुज का नाम क्या है, DEF आपको दिया गया है। तो इसमें जो अगर देखते हैं इसमें AB लेंगे, अगर भुजा AB है तो इसमें आपका हो जाएगा DE, AB बटा DE। अगर इसमें BC लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका EF, तो आप लिखेंगे BC बटा आपका EF। AC अगर AC लेंगे तो आपको इसमें हो जाएगा आपका DEF, अनुपात बनेगा। तो समझ में आ गया होगा यह अनुपात कहाँ से बना है, यहाँ से AB, DE, AC, DF, BC, EF। तो इसमें लिख देंगे आपका AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF बराबर 4/9। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल। तो इसमें कोई भी भुजा, इसमें एक आप ले लेंगे, इसमें का भुजा अनुपात कर दीजिए। तो AB बटा DE का स्क्वायर होता है। सूत्र होता है आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल, कि आपका ये भुजा माने पहला त्रिभुज का जो भुजा रहेगा या ऊंचाई रहेगा और यहाँ दूसरा त्रिभुज का वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर AB बटा DE, तो अब AB बटा DE का मान कितना है, तो 4/9 है। तो इसके स्थान पर 4/9 लिख देंगे, वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग क्या होगा, 16 और 9 का वर्ग 81 होगा। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन 16/81। इसमें ऑप्शन कौन सही होगा, तो आपका इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा, 16/81। अब अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 तो साइन के ऊपर 4 घात थीटा प्लस कास 4 घात थीटा का मान होगा। पहला मान दिया 1/4 है, 1/2 है, 3/4 है और 1 है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0 यहाँ उतार लेंगे और ये माइनस कास थीटा को पक्षांतर करेंगे तो प्लस कास थीटा हो जाएगा। आप प्लस कास जब थीटा हो जाए तो कास थीटा को नीचे भेज देंगे, तो साइन बटा कास, इस कास को जब नीचे भेज देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 1। मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा है तो लिखेंगे, आपको दोनों पक्षों में कास से भाग कर दीजिए, यहाँ भी कास से भाग करिए और यहाँ से भी कास से भाग कर दिए, कास से कास कट जाएगा, बचेगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कास को नीचे भेज दिए हैं तो साइन बटा कास क्या बनता है, तो tan थीटा बनता है। tan थीटा बराबर आपका 1 हो गया, तो थीटा वह क्या हो जाएगा आपका 45 अंश हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का जो मान दिया है 45 अंश, क्योंकि tan में कितने अंश का मान 1 होता है, तो 45 अंश का मान होता है। अब यहाँ 45 अंश जब निकल जाएगा तो उसके बाद से आपका यह जिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा था, पहले इसको नोट करेंगे, साइन के ऊपर 4 घात थीटा प्लस कास 4 घात आपको थीटा, या नोट कर लेंगे, आपका साइन 4 घात थीटा प्लस आपको कास 4 घात थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा का मान कितना
कितना निकला था, तो 45 निकला था, यहाँ 45 भर देंगे। थीटा का मान कितना निकला था, 45 भर देंगे। अब साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/2 का वर्ग 4 घात हो जाएगा, प्लस आपका कास 45 का मान 1/2 होता है, 4 घात हो जाएगा। अब यहाँ 1 का गुणा 4 बार करेंगे तो आपका 1 होगा, और कर्णी 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, कर्णी 16 हो जाएगा, प्लस फिर 1/, आपका कर्णी 16 हो जाएगा। फिर कर्णी 16 का मान कितना होता है, तो 4 होता है। कर्णी 16 का मान कितना होता है, तो 4 होता है। दोनों का हर आपस में क्या है, बराबर हैं। 4 4 तो नीचे आपका 4 उतर जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे आपका 2 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम आपका 2, 2 दूना आपका 4 कट गया। कितने बार में गया है, तो 1/2 बार में गया है। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लेंगे कौन सा आपका सही है। तो इसमें ऑप्शन 1/2 जो है दूसरा नंबर आपका जो है सही है। तो इसमें आप यहाँ लिख देंगे विकल्प हमारा जो है दूसरा आपका सही है, 1/2। अगला जो है अंगा जो क्वेश्चन है, बिंदु आपको दिया 3,4 वाई अक्ष से दूरी होगी। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया, वाई अक्ष से आपको दूरी पूछ रहा है। इसमें 1 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई आपका। उसके बाद से लिखेंगे बिंदु, लिख देंगे आपको 3,4। अब वाई अक्ष से दूरी सूत्र होता है x बराबर a। यक्स वाई अक्ष की दूरी, ध्यान दीजिएगा, वाई अक्ष से दूरी x बराबर a होता है, और x अक्ष से दूरी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए x कहेगा तो यहाँ y लिखते हैं, y कहेगा तो यहाँ x लिखेंगे, उल्टा लिखना जाता है। x बराबर a, अब x बराबर a का मान कितना है, इसको a मान लेंगे, तो a का मान कितना है, 3, तो a का मान आपका 3 हो जाएगा। तो आपको कितनी इकाई हो गया, 3 इकाई हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन जो है दूसरा जो विकल्प आपका सही है, आपका 3 इकाई। तो कैसे आया, समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा, एक बार समझिए। वाई अक्ष से दूरी x बराबर a, तो a का मान कितना है, तो 3 है, तो a का मान आपका 3 हो जाएगा। तो x बराबर 3, तो इसमें मतलब 3 इकाई पर है। कितनी इकाई पर, 3 इकाई पर है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। 52 पत्तों के फेंटी गई ताश। अब 52 पत्तों, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं, तो 52 पत्ते होते हैं। तो 52 पत्तों के फेंटी गई ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसके इक्का नहीं होने की परीक्षा होगी। तो इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको 52 पत्ते में इक्का कितने होते हैं, तो 4 इक्का होते हैं। और यहाँ क्वेश्चन दिया गया इक्का नहीं होने की परीक्षा ज्ञात कीजिए। तो पहले इक्का होने की परीक्षा निकालेंगे और तब जा करके इक्का न होने की परीक्षा निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे कुल पत्ते। कुल पत्ते कितने होते हैं, तो 52 होते हैं। कुल इक्का कितने होते हैं, तो आपको 4 होते हैं। एक आपका ताश के गड्डी में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं, 4 इक्के होते हैं। तो इक्का होने की परीक्षा सूत्र क्या होता है, अनुकूल स्थिति बटा कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितना है, तो आपको 4 है, और कुल स्थिति कितना है, तो आपको 12 है, 52 है। कुल स्थिति कितना है, तो 52 हो जाएगा। 4 एकन्नम 4, और 4 से 52 को काटेंगे तो 13, 1/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 1/13 आपका हो जाएगा। इक्का होने की परीक्षा 1/13। अब अगला हो जाएगा इक्का न होने की परीक्षा। तो इक्का न होने की परीक्षा का सूत्र क्या बनेगा, पी ई के ऊपर इसको बार बोलते हैं, और यह जो है आपका इक्का होने की परीक्षा है। और यह जो लिखा गया पी ई के ऊपर बार जो लिखा गया इक्का न होने की परीक्षा, सूत्र बनेगा 1 - पी माने इक्का होने की परीक्षा घटा देंगे। अब 1 - 1/13 को घटा देंगे। अब 1 - 13 घटेगा तो 13 एकन्नम 13, 13 में से कम हो जाएगा, 13 एकन्नम 13, 13 - 1/13, 13 में से गया आपका 12, 12/13। तो इसमें ऑप्शन जो होगा 12/13 जो है आपका सही होगा। वो ऑप्शन कौन है, आपका चौथा ऑप्शन जो है 12/13 आपका जो सही है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका विकल्प क्वेश्चन को हल किए हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमें समझ में नहीं आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे आपका 2 का क। अब 2 का क प्रश्न देखिए। अब यहाँ से जो है विकल्प क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब लिखा गया के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 2 समीकरण दिया गया है और इसमें बताया गया कि कोई हल नहीं है, नियम लागू करके k का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो पहला समीकरण जो दिया है 3x + y = 1, तो 3x + y = 1, 1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा बराबर 0। अब तुलना करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो a1 का मान कितना है, तो a1 का मान 3 है, b1 का मान यहाँ 1 छिपा है, c1 का मान -1 है। तो a1 बराबर 3 लिख देंगे, b1 बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे, c1 बराबर -1 यहाँ नोट कर लेंगे। उसके बाद से दूसरा समीकरण को नोट करेंगे। दूसरा समीकरण कितना है, तो 2k - 1 × x है, तो यहाँ 2k - 1 × x + k - 1 × y = 2k + 1। यह दूसरा
समीकरण है। अब ये द्वितीय समीकरण को भी पक्षांतर करेंगे। अब द्वितीय समीकरण को यहाँ पे 2k+1 आपको प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2k-1 इंटू एक्स प्लस k-1 इंटू वाई माइनस आपको हो गया 2k+1 बराबर 0। प्रथम समीकरण को a1x b1y c1 से तुलना करेंगे। द्वितीय समीकरण को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ a2 का मान कितना है, तो 2k-1 है। x को मिला है तो छोड़ देते हैं, y मिला छोड़ दीजिए। b2 का मान कितना है, तो k-1 है, और c2 का मान क्या है, तो माइनस और कोष्टक में 2k+1 है। तो यहाँ a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान पहले नोट कर लेंगे, और तब उसके बाद से कोई हल नहीं होने का नियम लागू करेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। तो a2 का मान जो है अब यहाँ नोट कर लेंगे 2k-1, b2 का मान कितना नोट करेंगे, तो k-1, और c2 का मान कितना हो जाएगा, माइनस 2k प्लस आपका 1 हो जाएगा, यहाँ कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद कोई हल न होने का नियम, तो कोई हल न होने का नियम क्या सूत्र होता है, तो यह सूत्र याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। कोई हल न होने का नियम होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। यह कोई हल न होने का नियम है। अब यहाँ किसका मान भरेंगे, तो a1 का मान कितना था, तो 3 था। a2 का मान कितना था, 2k-1 था, बराबर हो गया। b1 का मान 1 हो गया, b2 का मान k-1 हो गया, ये माइनस आपका हो जाएगा, c1 का मान -1 हो गया, c2 का मान -2k+1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान यहाँ पे रख देंगे, और रखने के बाद से इस मान को छोड़ देंगे, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू दिया है, मैंने बराबर के बराबर नहीं है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ प्लस लिख करके आपको 3k-1 बराबर 1/k-1, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लीजिए, कर लिया जाएगा। उसके बाद से 3 उतार देंगे, आपका k-1 के गुणा करेंगे तो k-1 हो जाएगा, 2k-1 के गुणा 1 में करेंगे तो 2k-1 हो जाएगा। उसके बाद से 3 से अंदर गुणा करेंगे तो 3k हो गया, 3 एक नम 3 हो जाएगा, 2k उतर गया, -1 उतर गया। अब k वाला को k के पास, अंक वाला को अंक के पास पहुंचा देंगे, तो 2k प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो -2k हो जाएगा। ये -3 है, पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। उसके बाद 3k में से 2k को निकाल देंगे तो 1k बचेगा, और 3 में से 1 चला जाएगा तो आपको बचेगा 2, तो k का मान कितना आ गया, आपका 2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में एक बार जरूर हल करिए, जिससे आपको पूरा और भी समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 2 का आपका ख, लिखा गया चित्र में AO/OC बराबर BO/OD बराबर 1/3। यदि DC बराबर 1.5 सेमी तो AB का मान ज्ञात कीजिए। तो इस चित्र को ध्यान दीजिए, चित्र में आपको दिया गया है, और ये मान जो दिया गया है, इस मान को पहले नोट कर लेंगे, नीचे लिख देंगे हल AO/OC बराबर BO/ आपका OD बराबर 1/3, ये मान नोट कर लेंगे। उसके बाद से यह DC का मान जो दिया है, DC का मान 1.5 है, तो DC का मान भी यहाँ नोट कर सकते हैं। उसके बाद से थेल्स प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखिए कितना आसान है। यहाँ चलेंगे, आपका यह हो जाएगा AO, चित्र से देखेंगे आपका AO/O आपका C, देखिए AO/OC, इधर से क्या हो जाएगा आपका BO/ आपका हो जाएगा OD, और बराबर होगा AB आपका DC। जैसे हमने A ऊपर चलेंगे तो इसलिए AB ऊपर रहेगा, और यहाँ पर आपको खत्म हो रहा है इसलिए DC, तो इसको कहा जाएगा AB/DC। तो सूत्र को आप अच्छे से इसको याद कर लीजिए। उसके बाद से अब आगे बढ़ेंगे। अब AO/OC और बराबर BO/OD का मान आपको दिया है कितना, 1/3। इसके स्थान पर, इतने के स्थान पर क्या रख सकते हैं, 1/3 बराबर AB उतर गया। DC का मान कितना है, तो 1.5, देख लीजिए DC का मान 1.5 है। अब यहाँ DC का मान 1.5 हो गया। उसके बाद इसमें दोनों में कैंची आप गुणा कर सकते हैं, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा। तो 3 का गुणा जब AB में करेंगे तो क्या बनेगा, आपका 3AB हो जाएगा, बराबर 1.5 का गुणा 1 में करेंगे तो 1.5 हो जाएगा। फिर AB बराबर यहाँ इंटू है 3 में आपका, तो 3 को नीचे भेज देंगे, भाग बन जाएगा। 3 से अब 1.5 में भाग करेंगे आपका, तो कितना आ जाएगा, 0.5। तो AB का मान कितना हो जाएगा आपका, 0.5 हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। तो इसमें AB का मान कितना है आपका, 0.5 आ गया। अब ये 2 का ग क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। करनी में 3 दिया, आपका tan 12 दिया है, काट 45 दिया है, और उसके बाद से आपका काट 60 दिया, और tan आपका 78 दिया है। तो सबसे पहले ये ध्यान देंगे, ये 12 और 78 जोड़िए कितना हुआ, 90 है। तो निश्चित आपका ये सवाल बहुत आसान है। तो कैसे इसको हल करेंगे, पहले करनी 3 को यहाँ पे उतार देंगे।
10 ये 12 है, तो आप 90 में से क्या घटाएंगे 12 हो जाए तो 78 घटा दीजिए। 90 में से 12 आपका 78 घटेगा तो 12 होगा, या इसको बदलिए नहीं तो इसको बदलिए, दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। अब इस सवाल को पहले नोट करने के बाद से यहाँ पे कर्ण 3 उतर जाएगा, 10 आपका उतर जाएगा, 90 में से 78 घटेगा तो कितना होगा आपका 12। ये संख्या इसमें 90 में से घटा दिया जाएगा, तो 90 में से 78 घटेगा तो 12 हो गया। और काट 45 का मान जानते हैं कितना होता है, 1 होता है। और काट 60 का मान क्या होता है, 1/कर्ण 3 होता है। 10 78 उतार देंगे यहाँ पर, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर कर्ण 3 उतर जाएगा। अब ये सूत्र बन गया tan 90 माइनस थीटा, तो सूत्र आप पढ़े होंगे, tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है, यहाँ लिख देंगे आपका tan 90 माइनस थीटा का सूत्र होता है आपका यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा होता है। क्या होता है, काट थीटा आपका फार्मूला होता है। तो इसी पर यहाँ ध्यान देंगे, tan 90 माइनस आपका थीटा दिया है, तो यहाँ थीटा के जगह कितना दिया है तो 78 दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। तो सूत्र क्या बनेगा, tan 90 माइनस थीटा, तो क्या बनेगा काट थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा 78 हो गया। और यह कर्ण 3 से ध्यान दीजिए, यह कर्ण 3 से जो यह कर्ण 3 से यह कर्ण 3 को काट सकते हैं, और एक का नाम 1 में गुणा करेंगे तो आपका इसका गुणा 1 में कर लिया जाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा काट 78 हो गया और tan 78 आपको उतर जाएगा। उसके बाद से दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा। काट थीटा का सूत्र होता है 1 आपका tan थीटा होता है, या tan को होता है 1 काट होता है, तो दोनों में से किसी एक को बदल दिया जाएगा, तो ये कट जाएगा और उसका आंसर आ जाएगा आपका 1। तो काट थीटा का सूत्र होता है, यहाँ लिख सकते हैं कि काट थीटा का सूत्र होता है 1/tan थीटा होता है। क्या होता है, 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पर काट 78 है, तो 1 का बन जाएगा tan 78 हो जाएगा, और गुणे आपका tan 78 हो गया। tan 78 से tan 78 कट गया, कितना आएगा आपका 1। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, मोस्ट IMP। तो यह क्वेश्चन जो है इंटर में भी आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक लीप वर्ष में आपको 52 रविवार होने की प्रायिकता जब पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले जानेंगे कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, याद रखिए कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और साधारण वर्ष में जो होते हैं 365 दिन होते हैं। तो 366 दिन में कितने सप्ताह होते हैं, तो 52 सप्ताह 2 दिन होते हैं। 52 सप्ताह कितने दिन, 2 दिन। और साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन होते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे 52 गुणे 7 और इसमें 2 जोड़ लेंगे तो 366 होगा। 52 में 7 का गुणा करके और 2 जोड़िएगा तो देखिए कितने के बराबर होगा, तो 366 के बराबर होगा। 2 दिन हो सकते हैं, या 2 दिन कौन कौन हो सकते हैं, सोम मंगल हो सकते हैं, मंगल बुध हो सकते हैं, बुध बृहस्पति हो सकते हैं, बृहस्पति शुक्र हो सकते हैं, शुक्र शनि हो सकते हैं। उसको देखिए शनि के बाद क्या हो गया रवि, और रवि के बाद क्या हो गया सोम। तो इसमें आपको रविवार होने की प्रायिकता, तो यहाँ तक आपको रविवार नहीं आया है। टोटल आपको यहाँ तक आपका जोड़ा जो लगा है 1 2 3 4 5 हो रहा है। तो रविवार आपका होने की इस प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे 52 रविवार। अब यहाँ तक जो आ रहा है, तो यहाँ तक जो है आपका 52 रविवार होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, आपका टोटल आपको हो जाएगा यहाँ 5। क्या लिखेंगे 5/7, क्योंकि आपको सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 7 होते हैं। तो बट्टा में आपको कुल स्थिति इसको हो गया आपका 7, और अनुकूल स्थिति कितना है, तो 5। 1 2 3 4 5, तो आपको 5 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो 52 रविवार होने की प्रायिकता कितना हो गया, 5/7। अगला क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 है और अंतिम पद जो है आपका 49, और सभी पदों का योग कितना आपका है, आपका 265 है। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करना, मतलब पदों की संख्या मतलब n का मान पूछा जा रहा है। प्रथम पद कितना है, तो 4। तो प्रथम पद किससे दिखाएंगे, तो a बराबर आपको हो जाएगा 4। और यहाँ पे लिखेंगे आपका अंतिम पद, अंतिम पद कितना है, तो आपका 49 है। तो अंतिम पद को यल से प्रदर्शित करते हैं, यल बराबर 49 हो गया। पदों का योग कितना है, तो 265 है। तो पदों का यस एन करते इसको 265 लिखेंगे। यन पदों का योगफल को यस एन से प्रदर्शित करते 265। यन बराबर प्रश्नवाचक, मतलब इसमें यन का मान जो है पूछा जा रहा है कि यन का मान क्या होगा। तो सूत्र होता है यस एन का सूत्र होता है, मैंने यन पदों का योगफल का सूत्र होता है जिसमें अंतिम पद दिया है।
अंतिम पद अगर दिया रहेगा तब ये सूत्र लागू करेंगे। तो यस यन का सूत्र होता है यन बटा 2 कोष्टक में ए प्लस यल होता है। क्या होता है? यन बटा 2 ए प्लस यल। यस यन का मतलब हो जाएगा कि यन पदों का योगफल, यन पदों का योगफल कितना है? तो 265 है। यन बटा आपका 2 को उतार देंगे, ए का मान कितना है? तो ए का मान 4 है। देख लीजिए, ए का मान 4, ए का मान 4 रख देंगे। यल का मान कितना है? तो 49 है। उसके बाद से आपका फिर लिखेंगे आपका यहाँ पे 265। अब 265 में 2 का गुणा करेंगे तो 265 में जब 2 का गुणा कर लेंगे तो 265 गुणे 2 हो जाएगा। 49 को और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका? 53। 53 यन हो जाएगा आपका, मैंने यन गुणे 53 भी लिख सकते हैं, बराबर 265 गुणे 2। फिर 53 गुणा में है, नीचे भेज देंगे तो आपको बटा में हो जाएगा 53 बटा 53 हो गया। 265 में 2 का गुणा करेंगे, यानी तो 53 से 265 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड किया जाएगा, 53 से आपको काटेंगे तो कितने बार में गया? आपका 5 हो गया। 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 10। आपका यन बराबर आपका हो गया 10। तो इसमें पदों की संख्या कितना हो जाएगा? लिखेंगे पदों की संख्या 10 होगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें आपका यन पदों की जो संख्या था वो कितना पद हुआ। तो अब यन इसमें पदों की संख्या जो होगा 10 होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। 3 का ख क्वेश्चन लिखा गया, संख्या 0.6666 करके से दिया को P बटा Q के रूप में प्रदर्शित करिए। तो आपको कैसे इसको लिखेंगे? आपको कैसे P बटा Q के रूप में प्रदर्शित करेंगे? सबसे पहले इस संख्या को x मान लेंगे, x बराबर 0.66 आप नोट कर लेंगे। अब उसके बाद लिखेंगे दोनों पक्षों में क से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करने पर। 10 से जब गुणा करेंगे तो जो x है वो हो जाएगा आपका 10x हो जाएगा, और यह यहाँ एक स्थान दशमलव इधर आपको आगे की तरफ घुसुक जाएगा। 10 से जब गुणा करने पर दशमलव एक स्थान जो है आप आगे हो जाएगा आपका, जहाँ दशमलव आपका जो है 6 के पास था, ये 0.6 है तो दशमलव इसके पास चला जाएगा तो हो जाएगा 6.66 आपका 6 हो जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फिर 10x उतार देंगे, यहाँ पे इसको आपको लिखेंगे 6 प्लस 0.66। इसको जब जोड़ेंगे तो यह मान और यह मान आपस में क्या रहेगा? बराबर है। फिर लिखेंगे आपका 10x को उतार देंगे, 6 उतार देंगे। यह किसका मान है? तो ध्यान दीजिए, ऊपर इसका मान आपको 0.66 दिया है, वह किसका मान है? तो यक्स का मान है। तो इतने के जगह पर यक्स रख देंगे, इतने के जगह पे क्या रखेंगे? यक्स रखेंगे, और यक्स को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस यक्स है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस 10x माइनस एक्स बराबर 6 हो जाएगा। अब 10x में से 1x घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 9x हो जाएगा। 9x बराबर 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 को नीचे भेज देंगे तो 9 बट्टा आपका 6 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 से काट देंगे तो 3 दूना 6, 3 त्रिकी आपका 9। तो x का मान कितना हो गया? 2/3। तो इसका मतलब P बटा Q में किस संख्या कितना हो जाएगा? तो P बटा Q में इसका रूप क्या हो जाएगा? 2/3 हो गया। तो समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है आपका वृत्त का व्यास जो दिया, वृत्त का व्यास जो AB के सिरे आपका A का मान दिया -2 कामा आपका -7 है, B का मान जो है यह आपका 1 है। ध्यान दीजिएगा, ये मान कितना दिया गया आपका? 1 कामा आपका 1 कामा -11 है। वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का जो हमारा जो इसका केंद्र है और उसके निर्देशांक की गणना करना है, तो सबसे पहले इसके केंद्र की गणना करेंगे और तब जाकर के इसकी त्रिज्या की गणना करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे केंद्र जो है कहाँ पर है? तो यह AB का मध्य में है। कहाँ पे है? AB का मध्य बिंदु। तो AB का पहले मध्य बिंदु निकाल लेंगे और तब जाके त्रिज्या निकालेंगे। तो -2 कामा -7, पहला मान कितना दिया था? -2 कामा -7, और दूसरा मान जो दिया 1 कामा -11 दिया है। यहाँ पे नोट कर लेंगे और उसको तब लिखेंगे AB का मध्य बिंदु का निर्देशांक। सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बटा 2 कामा y1 प्लस y2 बटा 2। तो x1 का मान कितना है? तो यहाँ पे इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो x1 का मान कितना है? तो -2 है। देखिए x1 का मान -2 हो गया, x2 का मान 1 है तो आपका -2 प्लस 1 बटा 2 हो गया। y1 का मान कितना है? तो y1 का मान 7 है, -11 है तो -7 -11 बटा 2 हो गया। 1 में से 2 को घटा देंगे, कितना होगा? -1 बटा 2 हो जाएगा। -7 -11 -18 बटा 2 हो जाएगा। 2 से 18 को काट देंगे, कितने बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। -1 बटा 2 कामा -9। यहाँ जो केंद्र का निर्देशांक निकल गया आपका, नीचे लिख देंगे केंद्र का निर्देशांक कितना निकला? -1 बटा 2 कामा -9। यहाँ निर्देशांक O का जो निर्देशांक निकला -1 बटा 2 कामा -9। अब यहाँ से ये त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो ये किसके बीच की दूरी हो रहा है? तो इसके आपका हो जाएगा आपका AO के बीच की दूरी। तो यहाँ लिखेंगे आपका AO
दो ए की बीच की दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग, ये दूरी का सूत्र है। अब इसी दूरी को त्रिज्या कहेंगे, ए से ओ तक के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या। यहाँ त्रिज्या लिख देंगे। अब ये x1 कितना है तो इसको x1 मान लीजिए, इसको x1 y1, और जो हमारा केंद्र निकला है उसको क्या मान लेंगे, आपका x2 y2 मान लेंगे। तो यह आपका x1 आपका -2 हो जाएगा, x2 का मान आपका माइनस से था, माइनस था इसने माइनस मिल करके प्लस हो गया, 1/2 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ मान को नोट कर लीजिए, -2 कामा -7 था पहला मान, और एक -1/2 कामा आपका क्या है, माइनस आपका 9 है। तो इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। तो x1 का मान -2 हो गया, x2 का मान कितना है तो x2 का मान आपका माइनस है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस x/2 हो जाएगा, वर्ग हो गया, प्लस y1 का मान -7 हो गया, y2 का मान कितना है तो y1 का मान -7 हो जाएगा, और यहाँ पर y2 का मान माइनस है, इसने माइनस माइनस मिल करके +9 हो जाएगा। अब 9 में से 7 घटा देंगे तो आपको 2 का वर्ग हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो गया, 4 -4, 1 में से 4 घटेगा, -3/2 का वर्ग, और 9 में से 7 गया आपका 2 का वर्ग हो गया। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाता है, 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 का वर्ग यहाँ भी 4 हो जाएगा। 4 में 4 का गुणा करें, 4 चौको 16, 16 में जोड़ लेंगे 25, कणी 25/4 बराबर, कणी 25 का मान कितना होता है तो 5 होता है, और कणी 4 का मान क्या होता है 2 होता है। तो इसमें जो त्रिज्या है 5/2 कह सकते हैं, या 2.5 मात्रक, या 2 से भाग कर देंगे तो इसकी त्रिज्या कितना आ जाएगा, 2.5 मात्रक होगा। तो समझ में आ गया होगा। इसमें आपका यहाँ जो है केंद्र का मान निकालना था, तो केंद्र का मान कितना निकला है आपका, केंद्र का मान -1, 2 कामा -9 केंद्र का मान हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो देख रहा है त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितना आ गया आपका 2.5 आपका मात्रक होगा। तो समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन जानेंगे, 3 का घ क्वेश्चन। 10 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, बस ध्यान देंगे। त्रिज्या कितना है तो 10 सेमी है, तो r बराबर लिखेंगे 10 सेमी। त्रिज्या किसे दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं तो r से, r बराबर 10 सेमी हो गया। और कितने अंश का कोण बना है तो 90 अंश का, तो r बराबर थीटा बराबर 90 अंश, कोण को थीटा से प्रदर्शित करते हैं, तो थीटा बराबर 90 अंश। अब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 पाई r का स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यह किसका सूत्र है तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल है। थीटा का मान कितना दिया है तो यहाँ पे थीटा का मान देखेंगे तो थीटा का मान 90 अंश है, और यहाँ 360 उतार देंगे। पाई का मान कितना है 3.14 होता है, और आर का मान जो है, आर का मान 10 दिया है, तो आर का मान यहाँ 10 का वर्ग कर देंगे। यहाँ वर्ग है तो वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस उतार दीजिए, 1/2 उतर जाएगा। आर का मान कितना है तो 10 है, 10 का वर्ग हो गया, साइन आप उतर गया, थीटा जब 90 अंश। तो यह सब मान इसमें भरेंगे, थीटा जब 90 अंश, और पाई के मान 3.14, आर का मान 10 का वर्ग हो जाएगा। यहाँ वर्ग है तो वर्ग करेंगे। अब ये 90 से 360 को काटेंगे, कितने बार में जाएगा तो 4 बार। 90 का 90 चौको कितना हो जाएगा 360, 4 बार में गया। 3.14 उतार देंगे, आपका 10 का वर्ग आपका 100 हो जाएगा। तो 1/4 गुणे 3.14, 10 का वर्ग 100, माइनस उतर जाएगा, 1/2 उतर गया, 10 का वर्ग आपका 100, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। उसके बाद से अब यहाँ से जो है आपका 100 से जब इसका गुणा करेंगे तो यह जो 3.14 है, दशमलव हट जाएगा, ये 100 से दशमलव हट गया तो 314/4 हो जाएगा। और ये 2 से 100 को काट देंगे तो 50 हो जाएगा। अब 4 से 3.14 में भाग 4 से 314 में जब भाग करेंगे तो कितना आएगा 78.5 माइनस 50। अब 78 आपका 5 में से 50 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 28 दशमलव आपका जो है आपका 5 हो जाएगा। तो 28.5 आपका वर्ग सेमी होगा। तो समझ में आ गया वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। इसमें मान भरेंगे, मान भर करके आप लोग भी रफ पर एक बार जरूर हल कीजिए, और इसका आंसर क्या आ गया आपका 28.5। अब अगला क्वेश्चन है 4 का जो है क क्वेश्चन। अब यह 4 का क क्वेश्चन दिया गया है, बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में आते हैं। 4 के क यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मौसा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो दिया गया 426 और यह 576 दिया गया है, तो 426 में से 576 सबसे बड़ा
कौन है, तो 576 जो है बड़ा है किससे, 426 से। अब 426 में 576 का भाग करेंगे तो 576 बराबर लिखेंगे 426 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा आपका 150। यहाँ शेषफल सुनना नहीं आया, शेषफल आपका नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के बराबर है, माने आपका नहीं है। शेषफल यहाँ कितना आया, तो 150 आया। भाग करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा और शेषफल आपका 150 आ गया, तो यहाँ शेषफल नॉट इक्वल टू 0 है। पुनः आपका फिर से यह मान और ये 150 जो शेषफल आएगा, यहाँ का मान और शेषफल का मान को पुनः दोहराएंगे तो 426 और 150 को पुनः दोहराने पर अब 426 में 150 को जब भाग करते हैं 150 से तो दो बार में भाग जाता है और शेषफल कितना आता है, 126 आएगा। यहाँ भी शेषफल का हो गया नॉट इक्वल टू 0 मतलब यहाँ शेषफल 0 नहीं आया क्योंकि 126 आ गया। अब पुनः फिर से आपको दोहराएंगे, अब फिर 150 126 को लेंगे, अब फिर लिखेंगे 150 मैंने 150 126 को पुनः दोहराने पर अब 150 में जो है 126 से भाग करेंगे तो एक बार में भाग जाएगा और शेषफल कितना आएगा आपका 24। यहाँ पर भी शेषफल आपको नॉट इक्वल टू 0 मैंने शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं आया। पुनः फिर से दोहराएंगे 126 तथा 24 को पुनः दोहराने पर अब 126 में फिर 24 से जब भाग करेंगे तो 5 बार में भाग जाएगा और शेषफल क्या आ गया आपका 6 बचेगा, तब शेषफल यहाँ पर भी नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से लास्ट में फिर लिखेंगे आपका, अब लिखेंगे 24 में 6 को पुनः दोहराएंगे। अब ये 24 को 6 को पुनः लेकर के आप दोहराएंगे तो 24 में जब भाग करेंगे आपका 24 में आपको 6 से जब भाग करेंगे तो 6 चौको 24 शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ गया तो समझिए मौसौ आ गया, तो मौसौ कितना हो जाएगा, तो आपको मौसौ कितना होगा आपका 6 होगा। जिसे हम भाग करते हैं लास्ट में 0 आता है वही मौसौ होता है, तो ये 6 आपका हो जाएगा मौसौ 6। तो समझ में आया होगा कैसे आपका मौसौ यूक्लिड विधि से आपका मौसौ निकाला गया। इसे एक बार और आप लोग भी अपने सॉल्व कीजिएगा रफ पर, जिससे पूरा आपको क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे 4 का ख क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए काश 0 अंश प्लस साइन 30 अंश प्लस साइन 45 अंश इंटू साइन 90 अंश प्लस काश 60 अंश माइनस काश 45 अंश बराबर 7/4 आपको लाना है। तो सबसे पहले एलएचएस में सवाल को उतारेंगे, काश 0 साइन 30 साइन 45, यहाँ सवाल को नीचे उतार लेंगे, साइन 90 काश 60 और यहाँ माइनस काश 45 उतार लेंगे। काश 0 अंश का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, काश 60 का मान आपका 1/2 होता है, काश 45 का मान 1/2 होता है। ये प्लस प्लस उतार दें, जो चिन्ह रहेगा उसको उतार दिया जाएगा। उसके बाद से आपका यहाँ सब हल करेंगे, 2 1 का नाम 2 और 2 में 1 जोड़ लेंगे आपका 3/2 प्लस 1/2 उतर जाएगा, 2 1 का नाम 2 2 1 जोड़ लेंगे आपका 3/2 माइनस 1/2 यहाँ 3/2 कैसे, इसको जोड़ करके 2 1 का नाम 2 2 1 जोड़ लेंगे 3/2, इसी तरह 2 1 का नाम 2 2 1 जोड़ लेंगे 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ सूत्र बनेगा, सूत्र कौन सा बनेगा, ए कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में आपका a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसको a मानेंगे, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस बी, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अब यहाँ पर a का मान कितना दिया है, तो a का मान देखेंगे, a का मान आपका 3/2 रख देंगे, b का मान 1/2 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होगा, माइनस उतर गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, वर्ग से करनी इसको हटा देंगे आपका 2 हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपका 9/4 है और यहाँ 1/2 है, तो हर बराबर तो है नहीं, यहाँ हर बराबर करने के लिए यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अब क्या जाएगा, 9/4 उतर गया, 2 1 का नाम 2 आपको हो गया, 2 दूना 4 हो गया, घटा दीजिए। अब 9 में से 2 चला जाएगा तो 7/4 आ गया, तो आपको सिद्ध हो गया, आपका RHS आ गया, आपका 7/4 लाना था। तो 7/4 कैसे आया, इसको मान भर करके और यहाँ वर्गांतराल जो नियम लागू किया गया है और इस वर्गांतराल नियम से मान को भरा गया है और यहाँ पे बर करके और यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया, हर बराबर नहीं था तो हर बराबर हो गया है और 9 में से 2 घट गया आपका 7/4। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे 4 का ग। 4 का ग क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है। लिखा है आपका बिंदुओं आपका 3 -3 तथा 9 को मिलाने वाला रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बिंदु कितना दिया है आपका, तो 3 आपका -3 है और 9 आपका 9 है और उसको कह रहा है सम आपका त्रिभाग, मैंने सम मैंने बराबर, त्रि मैंने 3 भाग, मैंने इसके 3 बराबर भाग, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग, यहाँ से यहाँ तक 2 भाग, यहाँ से आपका 3 भाग, तीनों भाग आपस में क्या है, बराबर हैं। जब आपको P का निर्देशांक निकालेंगे, P का निर्देशांक, तो यहाँ से इधर का जो भाग आपका है 1 है और इधर का भाग आपका क्या है 2 है, तो 1 संबंधित 2 का अनुपात लेंगे। आपका जब P का निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात 1 संबंधित 2 लेंगे और जब Q का निर्देशांक निकालेंगे, Q का निर्देशांक, तो इधर आपका 2 भाग है और इधर आपका 1 भाग है, तो इधर 2 भाग इधर 1 भाग का, तो 2 संबंधित 1 का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे P के निर्देशांक, तो P के जब निर्देशांक निकालेंगे तो यहाँ बिंदु किनारा 3 -3 9 9 और अनुपात तब क्या लेंगे 1 संबंधित 2।
पी के लिए इधर 1 हो गया, इधर 2 हो गया, तो एक संबंध है 2, इसको x1 y1 x2 y2 m1 m2 इसको मान लेंगे। अब x का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है x बराबर। अब x बराबर m1 का मान कितना, तो m1 का मान 1 है, x2 का मान आपका 9 है, प्लस हो गया m2 का मान आपका 2 है और x1 का मान आपका 3 है, और यहाँ m1 का मान आपका 1 प्लस 2 आप रख देंगे, आपका 1 प्लस 2 हो जाएगा। 9 1 का नाम 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 9 6 बट्टा आपका 3 हो जाएगा, 2 1 जोड़ लेंगे आपका 3 हो गया, 9 6 आपका 15 हो गया, 15 में 3 से भाग कर देंगे, आपका x का मान आपका 5 आ गया। तो हमारा x का मान आ गया। इसी प्रकार y का मान निकालेंगे, y पर सूत्र लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस y2, आपका m1 प्लस m2 हो जाएगा आपका सूत्र में। अब यह मान भरेंगे, y बराबर m1 का मान 1 है, y2 का मान आपका 9 है, प्लस उतर गया m2 का मान आपका 2 है, और यहाँ लिखेंगे y1 का मान कितना है, तो y1 का मान -3 है, -3 रख देंगे, m1 का मान 1 है, m2 का मान आपका 2 है, मान यहाँ भर दिया जाएगा। 9 में 1 का गुणा करेंगे तो 9 1 का नाम 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 9 में से 6 घटा देंगे, आपका 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, आपका 1। तो P का निर्देशांक निकल गया आपका 5,1। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए ध्यान देना है, यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक अनुपात क्या लिए थे 1, और यहाँ से इधर 2 भाग था, इसलिए 1 संबंध है 2। अब Q का निर्देशांक निकालने के लिए इधर अनुपात आपका 2 और इधर अनुपात आपका क्या रहेगा, आपका तब 1, 2 संबंध है 1 का अनुपात लेंगे। अब यहाँ जो है अगला जो है, अब यह इसका निर्देशांक Q का निर्देशांक जब निकालेंगे तो यहाँ नीचे लिख देंगे आपका यहाँ पर Q का निर्देशांक। उसके बाद से बिंदु जो लिखना होगा आपका 3 का -3 जो बिंदु था वही बिंदु लेंगे, आपका 9 का 9 लेंगे, लेकिन अनुपात बदल गया, 2 संबंध है 1 का अनुपात लेंगे। अब x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। सेम आपका सूत्र रहेगा, लेकिन थोड़ा सा मान क्या रहेगा आपका परिवर्तित रहेगा। अब x बराबर m1 का मान 1 हो गया, x2 का मान 9 हो गया, प्लस उतर गया, m2 का मान 1 हो गया, x1 का मान 3 हो गया, m1 का मान 2 हो गया, m2 का मान 1 हो गया। देखिए मान परिवर्तित हो गया। फिर आपका 9 में 2 का गुणा करेंगे 18 हो गया, 3 1 का नाम 3 हो गया, 18 में 3 जोड़ लीजिए 21, 21/3, 3 से 21 को भाग कर दीजिए, आपका x का मान 7 आ जाएगा। इसी प्रकार m बराबर m2 y2 जो सूत्र, तो y बराबर m1 का मान आपका m1 का मान 2 हो गया, y2 का मान आपका इसमें आपका 9 प्लस m2 का मान आपका 1 और y1 का मान -3 बट्टा आपका हो जाएगा m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है। 9 दूनी 18 हो गया, 3 1 का नाम 3, 18 में से 3 घट जाएगा आपका 15/3, 3 से 15 घटा देंगे, आपका 3 से 15 को काट देंगे आपको 5। तो Q का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका 7,5। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ पर 2 निर्देशांक निकालना था, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक। अब अगला क्वेश्चन है 4 का घ। 4 का घ क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, थोड़ा से क्वेश्चन टफ है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्वेश्चन आपको इजी हो जाएगा। क्वेश्चन है 12 सेमी त्रिज्यखंड का कोण 120 अंश है, इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया कि उसके 2 किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक आपका त्रिज्यखंड बनाएंगे। अब एक वृत्त है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है आपका 12 सेमी जो इसकी त्रिज्या है और 120 अंश का कोण बन रहा है, और यह भाग को काट करके, इतना भाग को काट करके यहाँ पर एक शंकु बना दिया गया है। अब शंकु बनाया गया तो इसका जो पूरा इसका क्षेत्रफल जो है शंकु का या वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे कि आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है। अब यहाँ लिखेंगे r बराबर 12 सेमी, मैंने त्रिज्या आपको 12 सेमी दिया, कोण 120 अंश दिया, तो थीटा बराबर 120 अंश हो गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई r का स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। फिर पाई को यहाँ उतार देंगे, r का मान कितना है, तो r का मान 12 है, तो 12 का 12 गुणे 12 लिख देंगे, थीटा का मान 120 हो गया बटा 360। अब यहाँ 0 से 0 को काट दीजिए, 12 तिहाई 36, आपको 3 बार में गया। अब यहाँ 3 से आपको फिर से ऊपर क्या उतरेगा, आपका पाई उतर गया, 12 उतर गया, गुणे 12 उतर गया, नीचे आपका 3 है। 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौको आपको 12 हो जाएगा। 12 में आपका 4 का गुणा करेंगे तो 12 गुणे आपका 4, 12 में 4 का गुणा कर लेंगे, 12 चौको 48 पाई वर्ग सेमी। तो यह जो 48 पाई वर्ग सेमी किसका मान आया है, तो यह जो त्रिज्यखंड है यहाँ से लेकर के यह पूरा इसका आपका क्षेत्रफल निकल गया आपका 48 पाई वर्ग सेमी। अब जो ये 48 वर्ग पाई जो हमारा निकला है, यह शंकु का क्या बन जाएगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठ बन जाएगा। और शंकु के वक्र पृष्ठ जब निकल जाएगा तो उसके बाद से शंकु का
आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालना है। अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे आपका वह जो हमारा क्षेत्रफल निकला था अभी को 48 पाई, तो वह लिख देंगे आपका शंकु का वक्रपृष्ठ हो जाएगा, आपका शंकु का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा आपका 48 पाई, क्योंकि इसी से ये इसको बनाया गया है, तो इसलिए शंकु का वक्रपृष्ठ कितना हो जाएगा आपका 48 पाई हो जाएगा। और शंकु का जो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो पाई आर यल बराबर आपका हो जाएगा 48 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे किसका किसका मान दिया है, तो यह जो मान है आपका ये यल का मान, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं उसको, यल का मान दिया हुआ है। तो अब यहाँ लिखेंगे आपका पाई का मान, आपका पाई से पाई को काट दीजिए, यहाँ का पाई से इस पाई को काट सकते हैं। अब बचेगा आपका आर आपका बचा यल का मान कितना है, तो 12 आर हो जाएगा बराबर 48, तो आर बराबर हो जाएगा 48/12, तो आर बराबर आपको हो जाएगा 12 में 48 भाग करेंगे तो आपको 4 सेमी। तो यह समझिए त्रिज्या निकल गया, शंकु की त्रिज्या कितना निकल गया आपका 4 सेमी। तो शंकु का ऊंचाई नहीं मालूम है, तो शंकु का ऊंचाई का सूत्र होता है एच बराबर अंडर यल का वर्ग माइनस आर का वर्ग होता है। तो एच बराबर यल का मान कितना है, तो 12 का वर्ग हो गया माइनस आर का मान 4 का वर्ग हो गया। 12 का वर्ग कितना होता है, तो 144 माइनस 4 का वर्ग 16 होता है। 144 में 16 घटा देंगे आपका 126 हो जाएगा अंडर रूट में। अब 126 का मान क्या होता है, तो 8 करनी में आपका 2 होता है, तो ऊंचाई कितना निकल गया आपका 8 करनी में 2। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 उतर जाएगा, पाई उतार देंगे। आर का मान कितना निकला था, तो आर का मान जो है 4 निकला था, तो 4 × 4 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसने, 4 × 4। और एच का मान कितना निकला है, 8 करनी में आपका 2 निकला है। अब गुणा करेंगे, 4 चौको 16, 16 में 8 का गुणा कर लीजिए, 128 करनी में 2 बटा में 3 आपका पाई घन सेमी होगा। तो समझ में आ गया होगा कि यह कैसे आपका आयतन निकला। इसको है द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों तथा शून्यांकों के संबंधों को पुष्टि कीजिए, मैंने यहाँ जांच भी करना है। तो सबसे पहले जो है हमको एक समीकरण जो दिया इसको उतारेंगे, 6x² - 3 - 7x बराबर 0। अब यहाँ पे 6x² - 7x - 3 आपको क्रम कर लिया जाएगा। अब यहाँ 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 में 3 का गुणा 6 3 18, गुणा करने पर 18 घटा दीजिए आपका 7, घटाने या माइनस इसने घटाने पे 7 चाहिए, तो 6x² उतार देंगे माइनस, 9 में से 2 जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो आपको 7 हो गया, 9 दूनी 18, 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18, ये तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फिर 6x² उतार लेंगे, माइनस उतर जाएगा, 9 में x का गुणा करें 9x हो गया, माइनस अंदर गया प्लस 2x हो गया माइनस 3। अब यहाँ से दोनों में देखेंगे ध्यान से कामन, इसमें से दोनों में कामन क्या दिखाई दे रहा है, तो दोनों में कामन क्या दिखाई दे रहा है, 3x कामन दिखाई दे रहा है। अब 3x इसमें से जब बाहर निकल जाए 3 दूना 6, 2x हो गया, 3 3 की 9 आपका 3 हो जाएगा, इसमें x बाहर हो गया, प्लस इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा कामन, तो 1 कामन लेंगे, 2x - 3 बराबर 0 हो गया। अब दोनों में देखेंगे ध्यान से कामन दिखाई दे रहा है, 2x - 3 2x - 3, अब 2x - 3 इसमें से भी और इसमें से भी कामन ले लेंगे, 2x - 3 तो बचेगा 3x प्लस आपका 1 बराबर 0। अब पहला यदि लिखेंगे आपका, यदि 2x - 3 बराबर 0, -3 पछांदा करेंगे तो आपको +3 हो जाएगा, x और आपका 2x बराबर 3, तो x बराबर ये 2 को नीचे भेज देंगे 3/2। पहला मान x का मान कितना है आपका 3/2, दूसरा मान है आपका 3x + 1 / 0, +1 को पछांतर करेंगे -1 हो जाएगा, फिर 3 को नीचे भेज देंगे तो x का मान कितना आ गया -1/3। तो यहाँ इस शून्य आपका 2 आ गया, आपका पहला शून्यकों का मान 3/2 हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा -1/3। अब इसको पुष्टि करना, शून्यांकों को संबंधों को पुष्टि करेंगे। अब यहाँ जांच करेंगे थोड़ा सा, तब यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आपका 6x² जो समीकरण दिया गया था, 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब इससे तुलना करेंगे, ax² + bx + c / 0 से तुलना करने पर a का मान कितना है, तो 6 है, b का मान कितना है -7 है, c का मान कितना है -3 है। तो सूत्र होता है मूलों को योगफल का सूत्र होता है -b/a, -b/a हो गया, माइनस उतर गया। अब b का मान कितना है -7, -7 हो गया, a का मान कितना है 6, तो आप बटा 6 हो जाएगा आपका। फिर माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 7/6, इसमें मूलों का योगफल कितना है आपका 7/6। मूलों का गुणनफल निकालेंगे, मूलों का गुणनफल सूत्र होता है c/a, आपका c/आपका a हो जाएगा। उसके c का मान कितना है, तो c का मान देखेंगे आपके यहाँ पे c का मान -3 है, तो c का मान -3 हो जाएगा आपका। उसके बाद से a का मान 6 है, a का मान 6 हो गया, 3 से काट देंगे, 3 × 9 3, 3 दूना 6, -1 आपका 2 हो गया। अब हमारा जो मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकला, अब शून्यकों का योगफल निकालेंगे। जो अभी शून्यक निकला है 2 मान, पहला शून्यकों का योगफल, पहला मान कितना निकला था 3/2 निकला था, और दूसरा का मान कितना निकला था आपका -1/3 था। तो यहाँ पे जब यहाँ पे लिखेंगे आपका यहाँ प्लस लगा करके यहाँ मान रखेंगे, पहला शून्य का मान 3/2 प्लस -1/3, यह माइनस जो होता है प्लस माइनस मिलकर मिलेगा तो आपको माइनस हो जाएगा, तो 3/2 -1 आपका 3। अब यहाँ पे जो है हर बराबर नहीं है, यहाँ कैंची ऐसे गुणा कर लेंगे, 3 3 की 9, 2 1 2, 9 - 2 नीचे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 9 में से आपका 2 जाएगा तो 7 7/6, देखिए यहाँ पर भी आपको
7/6 आ गया, और यहाँ पर भी योगफल मूलों का योगफल कितना आया था, तो 7/6 आ गया। तो इसका मतलब दोनों की पुष्टि आपका क्या हुआ, आपका दोनों आपस में क्या हुआ, बराबर हुआ। अब शून्यकों का गुणनफल, जो पहला शून्य कितना आया था, तो 3/2 आया था, दूसरा शून्य कितना आया था, तो -1/3 आया था। 3 से 3 को काट दीजिए, -1/2। इसमें देखिए मूलों का गुणनफल कितना आया था, तो -1/2, इसमें भी आया था आपका मूलों का गुणनफल -1/2 आया था, और यहाँ शून्यकों का गुणनफल जो किया गया है, तो यहाँ पर भी आपका -1/2 आया। तो इसलिए हमारे दोनों की क्या हुआ, पुष्टि हुआ गया, आपका दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 5 का ख क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा से बराबर कोण बनाती है। चित्र में कोण AOB बराबर 100 अंश हो तो कोण APO ज्ञात कीजिए। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो चित्र बना करके दिया गया है, यहाँ पे टोटल आपको 100 अंश का कोण बना है। टोटल जब 100 अंश का कोण है तो ऊपर यहाँ 50 अंश का बनेगा कोण, और नीचे जो होगा आपका 50 अंश, 50-50 मिलकर के 100 अंश का कोण होगा। अब उसके वजह से सिद्ध करना है कि यह कोण जो है और यह कोण आपस में क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ का कोण और यहाँ का कोण आपस में क्या चाहिए, बराबर चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया है। तो नीचे लिखेंगे आपका दिया है एक वृत्त है तथा वृत्त के बाह्य बिंदु P स्पर्श रेखा PA तथा PB है। यह PA और हमारा कौन सी PB जो है स्पर्श रेखा है। सिद्ध करना है कि कोण APO माने आपका APO, इसमें हमारा हो जाएगा आपका BPO। यह कोण और यह कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले यह त्रिभुज और यह त्रिभुज को जो है सर्गमांसम सिद्ध करेंगे। तो अब इस त्रिभुज का नाम हो जाएगा आपका, ऊपर वाला त्रिभुज का नाम होगा OAP, ऊपर का नाम हो गया, और नीचे का नाम होगा आपका OBP। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों को क्या करेंगे, सर्गमांसम सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से जो OA जो है, OA इसमें का OA और इसमें का हो जाएगा आपका OB। लिखेंगे OA बराबर OB क्या है, त्रिज्या है, और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अब ध्यान देंगे इस त्रिभुज देखेंगे, आपका ऊपर वाला में भी आपका OP है, ऊपर वाला में भी OP है, नीचे वाला में भी त्रिभुज में आपका OP है। तो OP बराबर OP दोनों में है, तो इसमें OP बराबर OP कौन सा हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ है। यहाँ A पर कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का, B पर भी कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का कोण बना है। तो इसको लिखेंगे आपका OAP, माने जिसमें A जो आ जाए बीच में आना चाहिए, OAP, और नीचे हो जाएगा आपका OBP। कितने अंश का कोण बना है, तो 90 अंश का कोण बना है। तो यहाँ एक नियम लागू हुआ, भुजा कोण भुजा पर में, अर्थात एक त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज के दो भुजा और एक कोण अगर आपस में बराबर हों तो त्रिभुज क्या होता है, सर्गमांसम होता है। तब यहाँ नीचे लिख देंगे जो त्रिभुज ऊपर माना गया था आपका OAP और ये आपका OBP, दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्गमांसम हो गए। किस नियम से, तो भुजा कोण भुजा पर में से सर्गमांसम हो गए। तो सर्गमांसम हो जाने के बाद यह कोण और यह कोण आपस में तब क्या हो गए, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः कोण APO बराबर आपका क्या हो गया, BPO, आपको सिद्ध हो गया। उसके बाद से आपका इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि आपका APO का मान ज्ञात कीजिए। किसका, कोण APO का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ त्रिभुज लेंगे आपका OAP में, ऊपर देख रहे हैं O, यहाँ पर AP, ऊपर वाले में ये पूछ रहे इतना, इसका कितना अंश का मान आपका, इसमें कितने अंश का मान होगा। तो यह 50 अंश हो गया और ये आपका 90 अंश हो गया, तो ये कितने अंश का होगा, तो 40 अंश का होगा। तो इसीलिए आप लिखेंगे आपका त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो पहला कोण जो हो जाएगा, यहाँ से अगर देखेंगे पहला कोण तो OAP, दूसरा हो जाएगा APO, तीसरा हो जाएगा आपका POA, मिला करके कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। तो इसका मान आपका 90 अंश है। आपका कोण AP आपका पूछ रहा है, APB पूछ रहा है, इसका मान 50 अंश है, बराबर 180। 90 और 50 जोड़ेंगे तो 140, और 140 को 75 कर देंगे तो 180 में से 140 चला गया, आपको कितना अंश हो गया, 40 अंश। तो 40 अंश का कोण बनेगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 का गौ, सिद्ध कीजिए
कास ए बटा 1 माइनस टेन, आपका 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए माइनस साइन ए बराबर लाना है कास ए प्लस साइन ए। तो सबसे पहले सवाल को एलएचएस में उतारेंगे और एलएचएस में लिखेंगे आपका कास ए बटा 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कास ए माइनस साइन ए। अब यहाँ टेन को बदल देंगे तो टेन का आपका सूत्र होता है, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कास ए, इसका सूत्र होता है। किसका सूत्र है? तो टेन का सूत्र होता है और टेन को यहाँ पर टेन के जगह पर साइन बटा कास रख देंगे। अब यहाँ जब साइन टेन को हटा देंगे आपका तो इसको कास को उतार देंगे, 1 माइनस यहाँ पे टेन को साइन बटा कास ए हो जाएगा, माइनस उतर गया, साइन स्क्वायर उतार देंगे, कास ए माइनस साइन ए इसको उतार देंगे। तो समझ में आ रहा होगा किसको बदला गया? सिर्फ टेन को बदला गया है। तो टेन के जगह पे साइन बट्टा कास रख देंगे, कास में का गुणा, कास से करना कास, कास माइनस साइन बट्टा कास हो जाएगा। अब इसमें कास का जो गुणा जब एक में कर लेंगे तो कास ए माइनस साइन है, तो कास ए माइनस साइन ए बट्टा कास ए, या कास को सबसे ऊपर भेज देंगे। जब कास में कास का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए बट्टा नीचे आपका हो जाएगा कास ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बट्टा कास ए माइनस साइन, इसको ये शुरू से जो उतारते चले आ रहे हैं। उसके बाद से अब यहाँ ध्यान देंगे कि दोनों का मान आपस में बराबर है। हर में नीचे देखेंगे तो आपस में मान क्या है? बराबर है। कास ए माइनस साइन है और कास ए माइनस साइन है आपस में क्या है? बराबर है। तो हर को आपको जहाँ दो जगह देख रहे हैं वहाँ अब एक जगह लिखेंगे और ऊपर जो है आपका कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए को उतार लेंगे। अब जो अगला जो होगा आपके यहाँ से, अब यहाँ पे जो देखेंगे आपका कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटा आपका कास ए माइनस साइन ए आपका हो गया। उसके बाद से सूत्र बन गया ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी। तो एक कोष्टक में क्या बनेगा आपका ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, और नीचे वाला जो हर देख रहे हैं कास ए माइनस साइन ए, इसको उतार देंगे। तो यह सूत्र कौन सा लागू हुआ आपका? तो ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो एक जगह पे आपका क्या है? कास है, और बी की जब क्या है? आपका साइन है। एक जब कास है, बी की जब साइन है। अब इससे इसको काट देंगे। जब काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? कास ए प्लस साइन ए। यही आपको सिद्ध करना था, कास ए प्लस साइन ए। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे 5 का घ। 5 का घ क्वेश्चन है आपका पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूक के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है, माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो एक सारणी दिया गया आपका 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से आपका 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 दिया है। और घरों की संख्या क्या दिया आपका है? 2 है, 4 है, 3 है, 8 है, 7 है, 4 है, 2। इसका आपका माध्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम में लिखेंगे आपका व्यय रुपयों में, उसके बाद मध्यमान, घरों की संख्या और एफएक्स। समांतर माध्य में याद रखेंगे एफएक्स बनता है। उसके बाद से यह जो आपको व्यय रुपये में दिया गया था आपका 65 से आपका 68, 65 से 68 उतार देंगे, 68 से 71 उतार देंगे, 71 से 74 उतार देंगे। उसके बाद से आपको 74 से आपका 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 को यहाँ आपका एक कॉलम में नोट कर लेंगे। उसके बाद से आपका मध्यमान, मध्यमान कैसे बनता है? दोनों को जोड़ के आधा लिख दीजिए। या दोनों को जोड़ेंगे, इसका आधा करेंगे, दोनों जोड़ करके आधा, दोनों जोड़ करके आधा, क्रमशः आप दोनों जोड़ लीजिएगा, दोनों जोड़ करके आधा कर लेंगे, क्रमशः इसको लिख देंगे। उसके बाद घरों की संख्या यहाँ से नोट कर लेंगे। पेपर में दिया गया 2 4 3 8 7 4 2 दिया है, इसको नोट करेंगे। 2 4 3 8 7 4 2 नोट कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे 30। अब 66.5, 66.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 133 हो जाएगा आपका। इसी तरह आपका इसका गुणा इसमें कर लेंगे, इसका गुणा इसमें क्रमशः आप लोग गुणा कर लीजिएगा। गुणा करके हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, और गुणा करके क्रमशः इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें करके यहाँ पे नोट कर लेंगे। और नोट करने के बाद से इस कॉलम को जोड़ लेंगे। जोड़ने में कितना आएगा आपका? 2277। कितना आएगा? 2277। उसके बाद से समांतर माध्य सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो उसको सिग्मा एफ एक्स का मान कहना है आपका 2277 और सिग्मा एफ का मान क्या है? 30 है। तो 2277 में 30 का जब भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 75.9। तो समांतर माध्य निकल गया। अब अगला क्वेश्चन 6 का क। दो संख्याओं की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाते हैं, संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 2 अंकों की संख्या आपको बताना है, तो आप इकाई का अंक को और दहाई के अंक को मानना पड़ेगा। तो माना इकाई का अंक यक्स है, इकाई का अंक क्या है? यक्स है। और यहाँ क्वेश्चन में लिखा गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो
तो इसलिए दहाई का अंक कितना हो जाएगा, x का 3 गुना 3x हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो दहाई का जो अंक है इकाई के अंक का 3 गुना है, तो इसलिए 3x हो गया। जब 3x हो जाएगा तो संख्या बराबर तब हो जाएगा 10 + 3x। माना अब यहाँ 3x का मतलब क्यों, यहाँ 10 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें दहाई है तो दहाई में 10 से गुणा करेंगे, और इकाई है तो यहाँ 1 से गुणा करेंगे। तो 10 में 3 का गुणा करेंगे तो 10 तिहाई 30x हो गया, और यहाँ 1 में x का गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। तो 30 में 30x और 1x जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 31x हो जाएगा। तो यह समझ में आ गया होगा कि आपका संख्या 31x कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे यह दहाई है तो 10 में 10 का गुणा करेंगे और इसमें 1 का गुणा कर लेंगे, 31x हो गया। अब अंक पलटने पर संख्या, जब अंक पलटेंगे तो उसकी संख्या क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा। ये जो इकाई का जो अंक है उसमें आपका, अब यहाँ पे जो हम 10 से गुणा कर रहे थे, तो अब यहाँ 10 से गुणा कर रहे थे, अब इसमें 10 से गुणा करेंगे और इसमें 1 से गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस आपका हो जाएगा 3x। तो 10 में x का गुणा करेंगे, यहाँ जो है अब दहाई का अंक पलट दिया गया, जो इकाई का अंक है वह दहाई का अंक हो जाएगा, और जो दहाई का अंक है वह इकाई का अंक हो जाएगा। तो 10 में x का गुणा करेंगे तो 10x हो गया प्लस 3x हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में x का गुणा करेंगे तो 10x और प्लस 3x, 10x और 3x मिल करके कितना हो जाएगा आपका 13x हो जाएगा। 10x 3x 13x हो गया। तो पहली वाला संख्या कितना है 31x है, और दूसरा वाला संख्या जो अंक पलटने पर हुआ है तो वह 13x है। अब प्रश्नानुसार में क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि संख्या में से 54 घटाया जाए, यदि संख्या में से कितना 54 घटाया जाए तो अंक पलट जाती है। तो यहाँ पे जो है प्रश्नानुसार लिख देंगे, जो संख्या 31x है उसमें से 54 जब घटा देंगे तो यह अंक क्या हो जाती है, पलट जाती है, पलटने की संख्या। तो यह अंक पलटने की संख्या कितना आया था आपका 13x। तो 31x में से आपका 54 जब घटा दिए तो यह अंक पलट गया आपका 13x हो गया। अब उसके बाद से x को पक्षांतर करेंगे तो 13x प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस 13x हो जाएगा। अब माइनस 54 है, पक्षांतर कर देंगे तो प्लस 54 हो जाएगा। अब 31x में से 13x घटा देंगे तो 18x बराबर 54 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 54/18 हो जाएगा, और 18 का पहाड़ा पढ़िए 54 आ जाए, 18 तिया 54 हो गया। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर 3 हो गया। और जब x बराबर 3 हो गया तो अतः संख्या क्या हो जाएगा आपका 31x। संख्या कितना माना गया था, तो 31x माना गया था। अब 31 गुणे 3, 3 में 31 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 3 93 हो जाएगा। अतः वह संख्या कौन सा है, तो वह संख्या कौन है 93 है। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसे एक बार अपने रफ पर जरूर नोट करिए जिससे आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आ जाए। अब अगला क्वेश्चन है 6 का ख। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन आपका दिया है यहाँ पर 48,510 मीटर के ऊपर 3 घात, उसको कहेंगे घन मीटर, तथा भीतरी व्यास उसके महत्तम ऊंचाई के क्या है बराबर है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पाई का मान कर आप 22/7 प्रयोग कीजिए। तो ये वृत्ताकार कमरे हैं, इसके ऊपर अर्धगोलाकार है, तो यहाँ पे जो है एक वृत्ताकार जो कमरे हैं तो यह आपका बेलनाकार के रूप में बनाएंगे, और उसके ऊपर जो है एक अर्धगोलाकार गुंबद लगा देंगे, और उसके जो हमारा पूरा आयतन माने यह अर्धगोलाकार और यह जो नीचे का जो बेलनाकार भाग है उसका दोनों का पूरा आयतन दे दिया है 48,510 मीटर के ऊपर 3 घात। तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार में लिखा है कि भीतरी व्यास जो है महत्तम ऊंचाई के बराबर है। देखिए यहाँ लिखा है भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के क्या है बराबर है। तो भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई, तो भीतरी व्यास क्या है, यहाँ से यहाँ तक भीतरी व्यास कहेंगे। तो व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। अब यह भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर होता है। अब यहाँ से यहाँ तक यह जो है अर्धगोलाकार वो जो गुंबद है उसकी त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई है। तो टोटल महत्तम ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक के जो ऊंचाई रहेगा यह महत्तम ऊंचाई यहाँ तक हो जाएगा। तो भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के क्या है बराबर है। तो भीतरी व्यास कितना हो गया आपका 2r हो गया। महत्तम ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो h प्लस आपका r हो जाएगा। तो यहाँ भीतरी व्यास को 2r लिख देंगे, महत्तम ऊंचाई में h प्लस r, यहाँ से यहाँ तक टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो h प्लस r। r को पक्षांतर कर देंगे तो 2r में से 1r कट जाएगा, तो कितना बचेगा r बराबर h। इसका मतलब जो त्रिज्या हुआ कितने के बराबर हो गया, ऊंचाई के बराबर हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
अब प्रश्नानुसार चलेंगे कि बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन मिलाकर के कितना दिया गया था क्वेश्चन में 48,510। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और अर्धगोले का आयतन क्या होता है, तो 2/3 पाई आर का क्यूब बराबर हो गया 48,510। अब इसमें से दोनों में ध्यान देंगे, कामन क्या ले सकते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कामन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर एच बचेगा, प्लस बचेगा, 2/3 बचेगा, और यहाँ एक आर बचेगा, 48,510 को नीचे उतार लेंगे। फिर उसके बाद से आपका पाई आर स्क्वायर को उतार लेंगे। अब एच कितने के बराबर था, तो एच जो है आर के बराबर था, कितने के, आर के बराबर था, 2r/3 हो जाएगा, 48,510 हो गया। 2 में या 3 में आर का गुणा करेंगे तो 3r और 2r जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 5r, 5r/3 हो जाएगा। फिर 48,510 उतर जाएगा। उसके बाद ये 5r कैसे हुआ, 3 में गुणा करेंगे तो 3r और 3 में 2r जोड़ेंगे तो 5r, 5r/3 हो गया। उसके बाद से यह 3 को जो है इसमें गुणा कर लेंगे, 48,510 में गुणा कर लेंगे 3 का, तो यहाँ का बचेगा 5 पाई आर का क्यूब बराबर 48,510 गुणे 3। फिर नीचे 5 पाई को नीचे भेज देंगे, 5 पाई नीचे चला आया। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 48,510 गुणे 3, फिर 5 उतर जाएगा। पाई का मान क्या होता है, तो 22/7 होता है। ये 7 सबसे ऊपर चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला गया। फिर लिखेंगे आपका आर का क्यूब बराबर अब हो जाएगा आपका 48,510 गुणे 3 गुणे 7, 5 गुणे 22, तो 5 गुणे 22। अब यह जो है 48,510 और 3 और 7 का गुणा करके और 5 गुणे 22 में गुणा करके भाग करेंगे तो 9,261 आ जाएगा। अब 9,261 किसका वर्गमूल है, तो 21 का वर्गमूल है। 21 गुणे 21 गुणे 21 जब 3 बार करेंगे तो 9,261 हो जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो यह 3 घात से 3 घात खत्म हो जाएगा और r बराबर जो हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो r बराबर कितना हो जाएगा, 21 मीटर। और जब 21 मीटर आपका जब हो गया तो इसमें ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर हैं, क्योंकि समीकरण 1 में बताया गया है कि ऊंचाई और त्रिज्या आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ चित्र से समीकरण 1 में क्या है, r जो है h के क्या है, बराबर है, समीकरण 1 में बताया गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अतः कमरे की जो ऊंचाई होगा, जितना त्रिज्या है उतना ही क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा। तो h बराबर क्या मीटर हो जाएगा, 21 मीटर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो 6 का ग क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, बहुत IMP क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों का अनुमान कोण 30 अंश तथा 45 अंश है, 30 अंश है और 45 अंश है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर फिगर बनाया जाएगा, एक चित्र बनाएंगे और चित्र को समझेंगे कि प्रकाश स्तंभ का मतलब होता है कि एक खंभा है, उसमें प्रकाश लाइट लगा हुआ है और वहाँ से एक समुद्र है और 2 जहाज के आपका बीच 50 मीटर आपको दिया गया है। तो इस चित्र को ध्यान से देखेंगे, आपका यह चित्र जो देख लीजिए अच्छे से आप, यह जो है आपका जो है खंभा है, प्रकाश स्तंभ है, और यहाँ पर और यहाँ पे 2 जहाज है। कितनी दूरी पर है, तो 50 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक के जहाज़ों की जो बीच की दूरी है 50 मीटर है। उनका उन्नयन कोण कितना था, आपका अनुमान कोण कितना था, तो अनुमान कोण 30 अंश था और 45 अंश था। तो यहाँ बारी बारी से पहले छोटा त्रिभुज को हल करेंगे, उसके बाद से बड़ा त्रिभुज को हल करेंगे। तो लिखेंगे आपके यहाँ पर, माना प्रकाश स्तंभ की जो ऊंचाई है h है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h है। अब त्रिभुज ABC, ये छोटा वाला लेंगे आपका ABC, देखिए त्रिभुज ABC में tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार होता है। अब यहाँ देखेंगे थीटा कितने अंश का कोण बन रहा है, तो 45 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ tan 45 अंश हो जाएगा। लंब कितना है, तो h है, तो h हो जाएगा। आधार कितना है, तो x है, तो x हो जाएगा। उसके बाद से tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान 1 होता है। h बटा आपका x हो जाएगा। x में 1 का गुणा कर लेंगे तो x से करना में x हो गया, x बराबर h हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसका मतलब जो है
यक्स का मान और यच का मान आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। ये पहले वाले जो चित्र जो आपका त्रिभुज के अंतर्गत यह बराबर हुआ है, यक्स बराबर यच। अब जो दूसरा त्रिभुज है बड़ा वाला, उसका नाम है बी सी, आपका बी आपका देख लेंगे, आपका बी आपका सी डी। ये आपका छोटा त्रिभुज का नाम ए बी सी था और बड़ा त्रिभुज का नाम है आपका बी सी डी। अब यह बी सी डी में जब चलेंगे तो यहाँ पर कोण जो लेंगे आपका 30 अंश लेंगे और लंब जो है आप देखेंगे लंब का मान यच होगा और आधार यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी हो जाएगा 50 प्लस यक्स हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आपका त्रिभुज बी सी डी में tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आपका आधार होता है, थीटा यहाँ उतना वहाँ पर 30 अंश का कोण बना है, चित्र में देख लीजिए 30 अंश का कोण बना है, तो यहाँ पे 30 अंश लिख देंगे। लंब कितना है तो यच है, तो लंब का मान यच रख देंगे। आधार कितना है तो 50 प्लस आपका यक्स हो जाएगा, 50 प्लस यक्स, तो यहाँ पे जो लिखेंगे आपका 50 प्लस यक्स हो जाएगा। उसके बाद से tan 30 का मान होता है 1 बटा कर्णी में 3 होता है। tan आपका 30 का मान कितना होता है 1 बटा कर्णी में आपका 3 होता है। फिर आपका यच उतार देंगे, आपका 50 प्लस यक्स उतर जाएगा। उसके बाद से यहाँ गुणा कर लेंगे, कर्णी 3 का गुणा जब यच में करेंगे तो कर्णी 3 यच बराबर 50 प्लस यक्स हो जाएगा। 50 से कर्णम 50 और यक्स से कर्णम यक्स हो जाएगा। उसके बाद से आपका फिर अब यहाँ पे किसका मान भर देंगे, यक्स का मान रखने पर। तो समीकरण 1 में जो है यक्स बराबर यच था, समीकरण 1 में क्या था, यक्स का मान जो है आपका यच के बराबर है। अब यहाँ पे लिखेंगे कर्णी 3 यच बराबर आपका 50 प्लस, अब यक्स को हटा करके उसके जगह पे क्या लिखेंगे यच। अब ये प्लस यच को जब पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर होगा तो प्लस आपका यच, पक्षांतर करने पर माइनस यच हो जाएगा। तो कर्णी में 3 यच माइनस यच बराबर आपका 50 हो जाएगा। फिर इसमें से कामन क्या ले लेंगे, दोनों में कामन क्या दिखाई दिया है तो दोनों में यच कामन ले लेंगे। और जब यच कामन ले लेंगे तो क्या बचेगा, कर्णी में 3 माइनस 1 बच जाएगा, क्योंकि यच इसमें से बाहर हो गया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कर्णी 3 बचेगा बराबर 50। उसके बाद से यच बराबर एक कर्णी 3 माइनस 1 को नीचे भेज देंगे, कर्णी 3 माइनस 1 नीचे चला गया। उसके बाद से परमेकारी गुणक आप जानते होंगे, अगर माइनस रहता है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, अब प्लस रहेगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। तो इसलिए माइनस है तो इसलिए कर्णी 3 माइनस 1 है, तो कर्णी 3 प्लस 1 से अंश में और हर में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। उसके बाद से आपका यच बराबर हो जाएगा 50 उतार देंगे, कर्णी 3 प्लस आपका 1 को उतार लेंगे। उसके बाद यह दोनों सूत्र बन जाएगा कि एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ देखेंगे आपका कर्णी 3 माइनस 1 ए कोष्टक में है और कर्णी 3 प्लस ए कोष्टक में है, तो इसको कहेंगे a माइनस बी, इसको कहेंगे a प्लस बी। तो सूत्र हो जाएगा a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो एक जगह पे क्या दिया है तो कर्णी 3 दिया है, तो कर्णी 3 का वर्ग हो जाएगा और माइनस b का मान कितना है तो 1 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद h बराबर कितना हो जाएगा आपका 50, फिर कर्णी 3 प्लस 1, कर्णी 3 प्लस 1 हो जाएगा। यह वर्ग से जो है कर्णी हट जाएगा तो यहाँ बचेगा 3 और एक का वर्ग 1 होता है, तो 3 में से जब 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2, समझ में आ रहा होगा। और 2 से 50 काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, कर्णी में 3 प्लस 1। तो समझिए यहाँ वर्ग से कर्णी हटेगा तो 3 होगा, याद रखेंगे वर्ग से कर्णी 3 में से 1 गया आपका 2 और 2 से 50 काट देंगे आपका 25, कर्णी में 3 प्लस 1 आपका होगा। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। तो 6 का घ क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी में 400 नीमान लैंपों के जीवन काल विवरण दिया गया है, लैंपों के जीवन काल का मध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहले मध्यिका ज्ञात करेंगे उसके बाद से बहुलक ज्ञात करेंगे। जीवन काल घंटों में दिया है 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से आपका 4500, 4500 से 5000 तक दिया है। और लैंपों की संख्या 14, 56 आपका 60, 86, 74, 62 आपका 48 दिया है। तो इसको पहले आपको 3 कॉलम बनाएंगे। मध्यिका में 3 कॉलम बनता है और आपका बहुलक में 2 कॉलम बनता है। तो आपका पहले लिख देंगे आपका जीवन काल। जीवन काल आपको यहाँ से नोट कर लेंगे, आपको ऊपर जो 1500 से लेकर के 2000 दिया गया है, तो 1500 से 2000, 2000 से आपको 2500, फिर 2500 से आपका लिखेंगे 2500 से आपका 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000 आपको नोट कर लेंगे। ये कहाँ से नोट किए हैं तो यह ऊपर आपको क्वेश्चन में दिया गया था, इस क्वेश्चन से नोट कर लिया जाएगा। उसके बाद लैंपों की संख्या कितना दिया है तो आपको 14, 56 आपका 60, 14, 56, 60, 86 क्रमशः 74, उसके 62, उसके बाद से 48।
क्रमशः इसको नोट कर लेंगे। उसके बाद से आपको मध्यिका में याद रखेंगे संचयी बारंबारता बनता है। संचयी बारंबारता कैसे बनता है, तो सबसे पहले जो है यहाँ 14 है तो 14 को उतार देंगे, 14 में 56 जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 में आपको 60 जोड़ेंगे तो 130 होगा, 130 में 86 जोड़ेंगे 216 होगा, 216 में आपका 74 जोड़ेंगे तो 290 होगा, 290 में 62 जोड़ेंगे तो 352 होगा, 352 में 48 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। इसमें संचयी बारंबारता बनता है। तो संचयी बारंबारता समझ में आ गया कैसे बना है। सबसे पहले पहला संख्या को उतारेंगे, इसमें जोड़ते जाएंगे, इसे क्रमशः नोट करते जाएंगे। उसके बाद से इसमें जो आपका n बराबर जो 400 लिख देंगे, n कितना लिखेंगे आपका 400। और जब 400 हो जाएगा तो इसको n/2 निकालेंगे, तो n/2 मतलब 400/2। इस 2 से आपको 400 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 200 बार में जाएगा। अब 200 चेक करेंगे किस वर्ग अंतराल में आपको आएगा। अब 200 किस में आपका आएगा, देखेंगे 216 है, ये आपका यहाँ 130 है, तो 200 आप इसी वर्ग अंतराल में आपको ध्यान देंगे, ये आपका 3000 से लेकर के 3500 के वर्ग अंतराल में आपको आएगा 200, क्योंकि ये 216 है और ये 130 है। तो यहाँ पर इसको L1 मानेंगे, इसको आप L2 3500, तो L1 3000 और L2 जो है 3500। इसके सामने आएंगे, इसके ऊपर वाला को CF कहते हैं, इसके ठीक सामने आकर के इसके ऊपर को एक CF बोलेंगे। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे L1 का मान 3000, L2 का मान आपका 3500। अब H कैसे निकलता है, L2 में से L1 घटा देंगे तो L2 माइनस L1, 3500 में से 3000 घटा देंगे तो H का मान कितना आपका आ गया, आपका 500, माने 500 का अंतराल है। और CF का मान कितना है, तो CF का मान 130 है। यहाँ CF लिखेंगे, इसके ठीक सामने वाला के ऊपर जो होता है CF हो जाएगा, तो CF आपको हो जाएगा 130 हो गया। और F का मान कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे आपका 3000 3500 के बीच में आपका यह F का मान होगा, इसके ऊपर वाला को CF मान होगा, तो F का मान जो है आपको 86 है। F का मान कितना है, 86 है। तो मध्यिका का सूत्र नोट कर लेंगे। मध्यिका का सूत्र होता है L1 + n/2 - CF/F गुणे H, यह आपका फार्मूला होता है मध्यिका का। तो L1 का मान देख लेंगे, L1 का मान कितना है, तो 3000, तो यहाँ L1 का मान जो रखेंगे आपका 3000 रख देंगे। L1 का मान कितना 3000 हो जाएगा, प्लस अब n का मान कितना था, तो n का मान देख लीजिए आपका 400 है, तो n का मान आपको हो जाएगा 400/2 माइनस CF का मान 130 था बटा आपका F का मान आपको 86 गुणे कितना हो जाएगा आपका 500। अब यह 3000 को यहाँ नोट कर लेंगे, 3000 उतर गया, प्लस उतर जाएगा आपका 2 से आपको 400 को काट देंगे तो आपका 200 माइनस 130 बटा आपको 86 गुणे आपका कितना हो जाएगा 500। फिर आपका 3000 को उतार लेंगे आपका, फिर इसके बाद से 2000 में से 130 घटा देंगे आपका 70 गुणे आपका 500 बटा आपका 86 हो जाएगा। फिर आपका 3000 उतार लेंगे, आपका 500 में आपका 70 का गुणा करेंगे तो 35000 हो जाएगा। 35000 से 86 से जब भाग करेंगे तो 406.98 आ जाएगा। और 406.98 में जब 3000 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 3406.98। अब यह जो उत्तर आया है यह मध्यिका का आंसर आया है। अब इसी प्रश्न में बहुलक की गणना करना है, तो यहाँ ध्यान देंगे बहुलक की जब गणना करते हैं तो इसमें सबसे पहले बहुलक में आपका 2 ही कॉलम बनाया जाता है, मध्यिका में 3 कॉलम और बहुलक में 2 कॉलम। अब इस लाइन में देखेंगे सबसे बड़ा मान कौन है, तो सबसे बड़ा मान आपको देखेंगे तो 86 है। तो इस 86 वाले मान को याद रखेंगे, इसका नाम हो जाएगा आपका F1, क्या रहेगा F1, इसका नाम हो जाएगा आपका F0 और नीचे वाला का मान हो जाएगा आपका F2, इसके ठीक सामने वाला को L1, इसको कहेंगे आपका L2। किसके लिए गणना करने जा रहे हैं आप, बहुलक के लिए। तो ध्यान जो सबसे बड़ा मान होता है इसको क्या मानेंगे F1, इसके ऊपर वाला को F0, नीचे वाले को क्या कहेंगे F2, ठीक सामने F1 के ठीक सामने वाले को क्या मानेंगे L1 और L2। तो यहाँ पे अभी यहाँ नोट कर लेंगे कि इसमें मान कौन कौन आपका है। तो यहाँ नोट करेंगे आपका F0, तो F0 का मान यहाँ देख लेंगे, आपका F0 का मान कितना है, तो F0 का मान आपका 60 हो जाएगा। F1 का मान 86 हो जाएगा, F1 का मान कितना है आपका 86 हो जाएगा। F2 का मान कितना है, तो आपका F2 का मान आपका 54 हो जाएगा। L1 का मान कितना है, तो 3000 हो गया। L2 का मान आपका 3500 हो गया। आपका H का सूत्र क्या होता है, L2 माइनस L1, उसके बाद से आपका 3500 में से 3000 घटा देंगे 500, माने इसके अंतराल जो है, इसके अंदर जो है कितने कितने का अंतराल है, तो 5500 का अंतराल है। तो आपको L का मान कितना आ गया आपका 500। उसके बाद बहुलक का सूत्र याद करेंगे, आपका बहुलक का सूत्र होता है L1 + F1 माइनस F0 बटा 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ये किसका सूत्र है, तो बहुलक का सूत्र होता है। तो L1 का मान आप देख लेंगे, L1 का मान कितना है, तो L1 का मान 3000 है, तो L1 का मान 3000 रख देंगे, प्लस
F1 का मान कितना है, तो F1 का मान देखेंगे 86 है, तो F1 का मान 86 हो गया, माइनस F0, तो F0 का मान आपको कितना दिया 60 है, तो 60 हो जाएगा, बट्टा हो गया, 2 उतर गया, F1 का मान आपको 86 हो जाएगा, माइनस F0 का मान 60 हो गया, F2 का मान माइनस यहाँ माइनस 2 दिया, माइनस उतार लेंगे, F2 का मान कितना है 74, H का मान कितना है तो 500 मान भर लेंगे। उसके बाद से यहाँ 3000 को नीचे उतार लेंगे, अब 86 में से 60 गया आपका हो जाएगा 26, और 2 में 86 को गुणा करेंगे तो 172, माइनस 60 माइनस 74 मिल करके माइनस 134 हो जाएगा, गुड़े आपका 500, फिर उसके बाद 3000 को उतार लेंगे, प्लस आपको उतर जाएगा आपका 26, अब 26 में किससे गुणा करेंगे 500 का, तो 26 गुड़े आपको 500 हो जाएगा, और उसके बाद से 172 में से 134 घटा देंगे आपका 38। अब ये 26 का गुणा जब 500 में कर देंगे तो आपको हो जाएगा 13000, आपका कितना हो जाएगा 13000, 13000 में 38 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 342.10 हो जाएगा। अब 342.10 में 3000 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 33, आपका 3300 आपका 42.10 हो जाएगा। तो ये किसका गणना किया गया है, तो बहुलक की गणना किया गया है। तो बहुलक और मध्यिका इसमें 2 प्रश्न था, इसमें चाहे तो आप एक ही फाइल से आप दोनों बना सकते हैं, बहुलक भी गणना कर सकते हैं और मध्यिका भी गणना कर सकते हैं। मध्यिका में याद रखेंगे संचयी बारंबारता बनता है, और बहुलक में आपका संचयी बारंबारता नहीं बनता। इसमें सबसे बड़ा मान को देखते हैं, उसके बाद से F0 F1 F2 मान को नोट करके और सूत्र में इसी सूत्र में भर देते हैं, और भर करके हल कर देते हैं, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा बहुलक का। अब यह लास्ट हमारा खंड आ गया 7 का क। ये 7 का क में लिखा गया युगपत समीकरण के युग में आपका दिया गया 3x + y - 12 = 0 तथा x माइनस आपका 3y प्लस आपका 6 = 0 को ग्राफी विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x अक्ष से क्या करती हैं बनाती हैं। तो पहले सबसे पहले आपको यहाँ निर्देशांक निकाल लेंगे, उसके बाद से आपको x अक्ष से जो काटती हैं या बनाती हैं तो वहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला जो रेखा दिया है आपका समीकरण 3x + y - 12 = 0, इसको नोट कर लेंगे 3x + y - 12 = 0। अब इसमें x बराबर पहले एक 0 रख लेंगे। अब x बराबर जब 0 रखते हैं यहाँ पर बिंदु निकाला जाता है, तो इसलिए x पर 0 रखेंगे, तो यहाँ x के जब 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 × 0 + y - 12, x का मान 0 रखा गया, -12 = 0, 3 शून्य क्या हो जाएगा 0, 0 को छोड़ दिया जाएगा तो y - 12, -12 को 95 कर देंगे +12, तो y का मान कितना आ गया आपका 12, 0 रखने पर कितना आया है तो 12 है, याद रखे रहेंगे। अब x बाद 3 रखेंगे, अब जहाँ x है यहाँ देख रहे हैं, अब x की जगह पे 3 रखेंगे, तब कितना हो जाएगा 3 × 3 + y - 12 = 0, 3 3 आपका 9 हो जाएगा, 9 को आपका 9 में से 12 घटा देंगे, 9 में से 12 जाएगा आपका -3 होगा, -3 को 95 कर देंगे +3, तो यहाँ पे x का मान जब 3 रखे हैं तो y का मान कितना आया है 3 आ गया। अब x 4 रखेंगे, ऐसा संख्या रखेंगे जो बटे में 9 आवे, इसलिए संख्या को रखा जा रहा है। 0 क्यों रखे हैं, 3 क्यों रखे हैं, 4 क्यों रखे हैं, ऐसा संख्या रखे हैं जो आपको हल करने पर बटे के रूप में 9 आवे, पूरा विभाज्य हो जाए, इसलिए संख्या को रखा जा रहा है। तो x 4 रखने पर, अब 4 रखेंगे तो 3 × 4, जो देखिए 3 × x है तब 3 × 4 हो जाएगा, प्लस y - 12 = 0, 3 चौको 12, 12 में से 12 घट गया आपका 0 हो जाएगा, y का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर x का मान एक बार 0 रखें, x का मान 3 रखें, x का मान 4 रखे हैं, तो y = 12, y = 3, y = 0 आया। इसी मान को क्रमशः ऐसे आप लोग नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है तो x का मान जो 0 थे यहाँ लिख देंगे, x का मान 0 रखे हैं तो y का मान 12 हो गया, x का मान 3 रखे हैं तो y का मान 3 आया था, और x का मान 4 रखे हैं तो y का मान 0 आया। तो पहला रेखा तो समझ में आ गया। अब दूसरा रेखा को नोट करेंगे। दूसरा रेखा क्या है आपका x - 3y प्लस आपका 6 = 0। अब ये आपका दूसरा रेखा जब x - 3y प्लस 6 = 0, तो यहाँ पर भी ऐसे ही मान रखेंगे जो ऊपर मान रखा गया है। अब x पर 0 रखने पर, अब x के जगह पर 0 रखेंगे, तो यहाँ पे x के सामने जब 0 रख देंगे तो -3y हो गया प्लस 6 = 0, आपका 0 छोड़ देंगे -3y, ये +6 को 75 करेंगे तो -6 हो जाएगा, फिर -3 को नीचे भेज देंगे। अब ये माइनस से माइनस को काट देंगे, 3 दूनी आपका 6, ये आपका कुछ नहीं, आपका याद रखेंगे 2 है, सिर्फ क्या है आपका 2 है, 3 दूना 6 आपका हो जाएगा। उसके बाद से जब x का मान जब 0 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब यहाँ x = 3 रखने पर, अब x = 3 रखेंगे तो अब यहाँ जो x देख रहे हैं इसी जगह पे हम 3 रखेंगे, कितना रखेंगे 3 रखेंगे, तो अब क्या हो जाएगा आपका 3 - 3y प्लस 6 = 0, 3 में से 6 घट जाएगा आपका 3 और 6 जोड़ लेंगे, तो 3 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ जो है 6 3 मिल करके 9 हो गया, और 9 को 75 करेंगे तो -9 हो जाएगा, फिर -3 को नीचे भेजेंगे। अब माइनस से माइनस को काट दीजिए, 3 त्रिकी आपका 9, तो y का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। अब x पर कितना दिया तो -6 रखने पर, अब x का मान -6 रखेंगे तो -6 हो जाएगा, -3y प्लस 6 = 0, 6 में से 6 कट आपका खत्म हो जाएगा, आपका 0 बचेगा,
-3 हुआ 0, तो फिर y बराबर 0 बट्टा -3, -3 में 0 को भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, y का मान 0 आ गया। तो यहाँ पर भी आप ऐसे मान रखेंगे जो आपको पूरा विभाज्य हो जाए, वह मान यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पे हमने क्या रखे, x का मान जब 0 रखे हैं तो y का मान याद रखेंगे, y का मान कितना आया था, y का मान 0 आया था, 0 का मान 2 हो जाएगा आपका, x का मान 0 तो y का मान 2। यहाँ x का मान 3 रखे हैं तो 3 का मान आपका 3 हो गया। यहाँ x का मान -6 रखे हैं तो y का मान कितना आ गया आपका, 0 आ गया। जब बिंदु का मान निकल जाएगा तो उसके बाद से एक आपका ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचने के बाद से त्रिभुज की एक रचना करेंगे और त्रिभुज की रचना जब हो जाएगा तो उसका क्षेत्रफल की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आपका बिंदु कितना निकला था आपका, यहाँ पर लिख देंगे आपका एक बिंदु निकला था 4,0 और यहाँ लिखा है 3,3 -6,0 और 0,12 आपका बिंदु निकला था। तो यहाँ पे क्रमशः आप माप ले करके आप लोग गिन लीजिएगा 1 2 3 4 करके यहाँ, और यहाँ से 12 तक नोट किए हैं और इधर आपका -6 तक नोट है। इसमें ग्राफ खींच लेंगे, ग्राफ खींचने के बाद से तो उसके बाद से त्रिभुज जो बना है इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का नाम कोई भी रख सकते हैं, ABC रख सकते हैं। इसका मान नोट कर लेंगे 3,3 -6,0 4,0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको मान लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 x3 y1 y2 त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसमें मान को क्रमशः भर लेंगे। 1/2 x1 का मान 3 है, y2 मान देखिए 0 है, 0 हो जाएगा। y3 का मान 0 है और x2 -6 है, y3 आपका 0 है, y1 आपका 3 है, x3 आपका 4 है और यहाँ पे लिखेंगे y1 आपका 3 है, y2 आपको 0 है। 1/2 उतर जाएगा, 3 में 0 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा आपका। माइनस में माइनस का गुणा करें, -6 का गुणा माइनस में करेंगे प्लस 18 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 का 12 18 जोड़ लेंगे 30, 2 से आपको 30 को काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 15। आपका इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, यह जो भाग छायांकित भाग कर लिया जाएगा, इसी का हमारा क्षेत्रफल निकालना था। तो इसका हमारा क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका 15 वर्ग इकाई। 7 का ख प्रश्न, त्रिभुज ABC खींचिए जिसमें AB बराबर 6.5 सेमी और कोण B बराबर 60 सेमी और BC बराबर 5.5 सेमी। त्रिभुज ABC के समरूप AB' की रचना कीजिए जिसमें भुजा आपका त्रिभुज ABC के भुजाओं 3/2 गुनी है। रचना के पद भी लिखिए। तो सबसे पहले जो है BC यहाँ से यहाँ तक आपका 5.5 सेमी खींच लेंगे, आपका 5.5 सेमी। और उसके बाद से B पर 60 अंश का कोण ऊपर की तरफ बनाएंगे। चांदा से बना सकते हैं और प्रकार से भी आप बना सकते हैं। उसके बाद से प्रकार में अब 6.5 सेमी माप लेंगे और यहाँ प्रकार को रख करके यहाँ से इसको काट देंगे। 6.5 सेमी लेकर काटेंगे और लास्ट वाले से इसको मिला लेंगे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद नीचे की तरफ एक न्यून कोण बना लेंगे, इसको 3 भागों में आपका बांटेंगे। तो ये B1 यहाँ प्रकार रखेंगे, सुई यहाँ रख करके इसको एक चाप, यहाँ पे प्रकार का सुई रखेंगे, दूसरा चाप है, तीसरा चाप से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद से आपका B3C के समांतर जो है B2 आपका C' आपको खींचेंगे और यहाँ पर जो है CA के समांतर जो है C' आपका डैश खींचेंगे। तो समांतर कैसे खींचेंगे, प्रकार को यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ प्रकार को रखेंगे, यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर इसको माप ले करके और यहाँ प्रकार रख करके इसको काट देंगे। काटने के बाद इसको मिला देंगे। सेम वही काम यहाँ पे प्रकार रखेंगे, फिर यहाँ से एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ प्रकार रखेंगे, फिर एक चाप काटेंगे, फिर इस माप को ले करके यहाँ रखेंगे प्रकार की सुई और इसे काट देंगे, इसे मिला देंगे। तो त्रिभुज ABC की क्या हो जाएगा, यह समरूप आपका त्रिभुज A' आपका C' B की रचना हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जानेंगे। 7 का ख अथवा प्रश्न है, 8 सेमी लंबा रेखाखंड AB खींचिए। A को केंद्र मानकर 4 सेमी त्रिज्या का वृत्त तथा B को केंद्र मान करके 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शियों की माप नापिए। तो सबसे पहले जो है आपका 8 सेमी लंबा रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से यहाँ तक टोटल आपका 8 सेंटीमीटर का जो है यहाँ A से B तक 8 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे। फिर प्रकार में 4 सेमी माप लेंगे और A को केंद्र मान करके प्रकार में कितना सेंटीमीटर 4 सेमी माप लेंगे और 4 सेमी माप लेने के बाद यहाँ से 4 सेंटीमीटर आपको माप ले लिया जाएगा। यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर आपको माप ले करके अब यहाँ A को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लेंगे।
पुनः प्रकार में 3 सेमी माप लेंगे, बी को केंद्र मान करके एक वृत्त खींच लेंगे। दोनों रेखा को यहाँ से यहाँ तक दोनों रेखा को यहाँ प्रकार रखेंगे और पेंसिल आधे से अधिक फैला करके ऊपर चाप फिर नीचे चाप काटेंगे, फिर प्रकार यहाँ रखेंगे, फिर ऊपर चाप फिर नीचे चाप काट करके इसको मिला लेंगे जो यम बिंदु पे काटती है। और यम को यहाँ पे अब प्रकार की सुई रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल रख करके इसको नचाएंगे तो एक वृत्त बनेगा जो ए बिंदु को और बी बिंदु को क्या होगा स्पर्श करके जाएगा। उसके बाद से यहाँ से आपका ए से यहाँ जो यहाँ स्पर्श किया है तो ए से पी को और ए से क्यू को, यहाँ से आपका बी से आर को और बी से यस को क्या कर देंगे मिला देंगे। यही आपका स्पर्श रेखा युग्म की क्या हो जाएगा रचना हो जाएगा। तो समझ में आया स्पर्श रेखा कैसे खींचे। यहाँ पे आपका इधर से इधर जो है इस वृत्त को स्पर्श करके गया है और यह जो खींचा गया है यह वृत्त को स्पर्श करके गया है। तो इसका रचना के पद भी लिखेंगे तो रचना का पद क्रमशः लिख लेंगे। अब इसकी रचना भी आप लिख सकते हैं। सर्वप्रथम आपको 8 सेमी ए बी रेखा खींचा, प्रकार में आपको 4 सेमी माप लेकर के आपको ए को केंद्र मान करके वृत्त खींचा, पुनः प्रकार में 3 सेमी प्रकार में माप लेकर के बी को केंद्र मान करके वृत्त खींचा, ए बी रेखा को अर्ध किया जो यम बिंदु पे काटती है, यम को केंद्र मान करके ए यम त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींचा। और उसके बाद से वृत्त खींचने के बाद से आप यहाँ पर देखिए आपका स्पर्श करके गया है और यहाँ से इसको ए से पी और ए से क्यू और यहाँ से बी से आर और बी से यस को मिलाया जो स्पर्श रेखा की रचना हुआ। तो यह